अहमदाबाद जैसे खूबसूरत शहर में अखबार में छपी उस एक खबर के बाद जैसे जवान लड़कियों की सुसाइड की बाढ़ सी आ गई। 24 घंटे गुजरते गुजरते शहर के अलग अलग इलाकों में लगभग 22 लड़कियां सुसाइड कर चुकी थी। पूरे शहर में मातम का माहौल था। जवानी उम्मीद और जोश का दूसरा नाम होता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इन लड़कियों को इतना निराश, इतना नाउम्मीद कर दिया था कि उन्हें अपने ही हाथों से अपनी जान लेने जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। यह मामला काफी गंभीर था और पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लिया। इसलिए अहमदाबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया। सर, उस खबर के छपने के बाद से अब तक शहर के अलग अलग एरियाज में कुल मिलाकर 22 लड़कियां सुसाइड कर चुकी हैं। इन सभी लड़कियों को 5 ग्रुप में बांटा जा सकता है। हर ग्रुप में 3 से 5 लड़कियां होगी। सब एक दूसरे से कनेक्टेड, आपस में सहेलियां थी या सहेली की सहेली। कुछ कॉलेज में साथ पढ़ा करती थी तो कुछ कोचिंग क्लासेस में। सर, डिटेल इंक्वायरी के बाद हमें पता चला है कि सभी लड़कियां फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स थी और रेगुलर बेसिस पर गुजरात और देश के अन्य बड़े शहरों में आया जाया करती थी। लेकिन इनके घर वालों को कुछ पता नहीं। सर, इस मास सुसाइड से 3 दिन पहले मेरे एरिया में भी 4 लड़कियों ने सेम कंडीशन में सुसाइड किया है। सर, ये लड़कियां भी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थी। उनके बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं मिला और उनकी एक्टिविटीज के बारे में उनके माँ बाप को कुछ नहीं पता था। सर, ये 4 लड़कियां और उसके बाद सुसाइड करने वाली लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज जोड़ती है और वो है राहुल नाम का एक लड़का। सर, राहुल पहले हेतल का बॉयफ्रेंड था और उसके बाद उसका अफेयर भावसार की लड़की रिद्धि के साथ था। सर, ये लड़का हेतल के सुसाइड के दिन से ही कहीं गायब है। अभी तक उसकी कोई लीड नहीं मिली। और जिस पेपर में इनकी न्यूज छपी थी, सर, उसके रिपोर्टर और एडिटर को हमने हिरासत में ले लिया है। सर, वो अपना गोची है ना, जो घंटा घर 4 रास्ता पे चाय की दुकान पे काम करता है, अक्सर छोटी मोटी खबरें वही मुझे देता है और ये एमएमएस भी उसी ने मुझे दिया था, तो हमने स्टील करके छाप दिया। सर, वो मशहूर समाज सेवी भावसार भाई की बेटी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि बड़े घर की बेटी है, खबर छाप देंगे तो हमारे अखबार की बिक्री भी ज्यादा हो जाएगी। ये पहली केस से क्या मतलब है तुम्हारा? और भी एमएमएस है तुम्हारे पास? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो गोची बोल रहा था कि उसके पास और भी है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। नहीं साहब, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। वो वीडियो मेरे एक दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया था। मुझे लगा ये खबर बहुत अच्छी है तो मैंने आभास भाई को फॉरवर्ड कर दी। और मेरा दोस्त तो मुझे ये भी कहता था कि उसके पास बहुत सारे वीडियोस है। कौन है ये तेरा दोस्त? कहाँ रहता है? कोची के उस दोस्त ने पुलिस से कहा कि उसे वो एमएमएस उसके किसी दोस्त से मिला था और जब पुलिस ने उसके उस दोस्त को पकड़ा तो उसने भी यही कहा कि उसे वो एमएमएस अपने किसी और दोस्त से मिला था। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक चेन सी बनती गई और लगभग 16 से 17 लड़कों से पूछताछ करने के बाद आखिर पुलिस उस लड़के तक पहुंची जिसके मोबाइल से पहली बार उस एमएमएस को भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था। चलो सर, उसका नाम राहुल है। अपना लैपटॉप डाल कर गया था मेरी दुकान पे रिपेयर करवाने के लिए। उसी में ये 3 एमएमएस थे सर। मुझे अच्छे लगे तो मैंने आगे फॉरवर्ड किए, दोस्तों को दिखाए। उसके आगे का सर मुझे कुछ नहीं पता। सर, बाकी के जो 2 एमएमएस हमें मिले हैं उसमें एक हेतल का है, उसके साथ राहुल है, लेकिन दूसरा एमएमएस जो हमें मिला है उसमें कोई और लड़का है सर। इसका मतलब ये कि इस स्कैंडल में राहुल के अलावा और भी लड़के इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जिन जिन लड़कियों ने सुसाइड किए हैं कहीं ना कहीं उसकी वजह ये एमएमएस ही है। और ये 3 एमएमएस देखकर तो ये लग रहा है कि उनमें जो लड़के हैं वो उन लड़कियों के काफी करीबी थे, बॉयफ्रेंड टाइप्स। राइट सर। एक काम करो, हमारी पूरी टीम लगा दो। जिन जिन लड़कियों ने सुसाइड किए उनके बॉयफ्रेंड या तो करीबी दोस्तों की डिटेल निकालो। आई एम श्योर इस केस का अगला सुराग हमें उन लड़कों से ही मिलेगा।
पुलिस की एक बड़ी टीम हर उस लड़के की तलाश में जुट गई जो किसी भी तरह से इन लड़कियों के करीब था। दोस्तों, घर वालों, रिश्तेदारों, सबसे पूछताछ की गई। काम आसान नहीं था लेकिन जरूरी था, क्योंकि पुलिस को अकेला यही एक रास्ता दिखाई दे रहा था जिस पर वो आगे बढ़ सकते थे, और उनकी ये सोच सही साबित हुई। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद जो सच पुलिस के सामने आया, उसने इस केस की गंभीरता को और भी बढ़ा दिया। पुलिस को पता चला कि सुसाइड करने वाली हर लड़की का कभी ना कभी कोई बॉयफ्रेंड या प्रेमी जरूर रहा था। उनके इन्हीं प्रेमियों ने उन्हें धोखे से नशा कराकर उनके साथ संबंध बनाए, और उनके ही किसी साथी ने उनकी इस घृणित हरकत को कैमरा में कैद कर ये एमएमएस बनाए। सर, जिन लड़कियों ने सुसाइड किया था उन सबके बॉयफ्रेंड्स ने उन्हें ड्रग्स देकर एमएमएस बनाया है। सर, इंट्रोगेट करने के बाद हमें यह पता चला है कि एक लड़का किसी दूसरे लड़के को हायर करता था। एमएमएस बनाने के बाद उसे पैसे मिल जाते थे और वो दूसरे किसी नए लड़के को हायर करता था। और सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी चेन की सबसे पहली कड़ी है राहुल। उसी ने पहले लड़के को हायर किया था। इसका मतलब जब तक हम इस राहुल को नहीं ढूंढ लेते ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। यस सर। सर, कालूपुर स्टेशन के पास नाले में राहुल की लाश मिली। व्हाट? यस सर, चाकू से गोद कर उससे मारा गया है। तलाशी के दौरान कालूपुर पुलिस को उसकी जेब से एक सिम कार्ड मिला जो उसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, कॉल रिकॉर्ड में सिर्फ एक लैंडलाइन नंबर मिला है जहां से उस सिम कार्ड पर कॉल आते और जाते थे। अब तक हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स की तरफ जा रही थी, राहुल। राहुल के खून के पीछे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक, या तो उसे उसी की शिकार हुई किसी लड़की या उसके करीबी ने मार दिया हो, और दूसरा, शायद इस एमएमएस गिरोह का सरगना राहुल नहीं बल्कि कोई और है, और जिसने अपना राज खुल जाने के डर की वजह से राहुल को अपने रास्ते से हटा दिया हो। वो जो दूसरी सिम से लैंडलाइन नंबर मिला है, किसका है वो? दरअसल ये नंबर एसजी हाईवे एरिया के पब्लिक फोन का है। काफी बिजी चौराहा है ये। यहाँ बाकी दुकानों के साथ एक बड़ा और फेमस कोचिंग सेंटर भी है। वहीं दीवार पे ये फोन लगा है। ये एरिया लड़के और लड़कियों का मीटिंग पॉइंट है सर। एक इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ही है जिस पर हमने अब तक ध्यान नहीं दिया। What? जितनी भी लड़कियों ने सुसाइड किया है उनका कोई ना कोई कनेक्शन इस कोचिंग क्लास के साथ था। या तो वो यहाँ पढ़ती थी, या पहले पढ़ चुकी थी, या फिर किसी की सहेली या बॉयफ्रेंड यहाँ पढ़ता था। और वो फोन भी इसी एरिया में लगा है सर। मतलब उस पीसीओ बूथ पर फोन करने के लिए राहुल का इस सेपरेट सिम का यूज करना, मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल के लिए ये नंबर बहुत ही खास था। और अगर हम ये मान लेते हैं कि इस एमएमएस गिरोह का सरगना राहुल नहीं बल्कि कोई और है, तो इस पीसीओ बूथ के नंबर का इस्तेमाल वो अपने और गैंग मेंबर्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए करता होगा। परमार, तुम एक काम करो, तुम अपनी एक छोटी टीम बनाओ और सिविल में उस पीसीओ बूथ के आसपास तैनात रहो। हम राहुल के इस दूसरे नंबर से उस पीसीओ बूथ पर फोन करेंगे, और जो कोई भी फोन उठाकर हमसे बात करेगा वही तुम्हारा शिकार होगा, एमएमएस गिरोह का बॉस। सर, अब ये एमएमएस किंगपिन हमसे ज्यादा दूर नहीं। परमार, पोजीशन ओके? यस सर। वी आर रेडी सर। कोई मूवमेंट है वहां पर? वैसे यहाँ पर कोई नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। परमार, किसी ने फोन उठाया, गिरफ्तार करो उसे। सर, पर यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन कॉल तो रिसीव हुई है, किसी ने उठाया फोन। सर, मैं फोन बूथ के सामने खड़ा हूं, वहां पर कोई नहीं है।
कर दो। सर, बूथ पर तो कोई आया नहीं, तो ये फोन रिसीव किसने किया? जैसे परमार ने बताया था कि जिन जिन लड़कियों ने सुसाइड किया वो सारी की सारी लड़कियां किसी न किसी तरह से उस कोचिंग क्लास के साथ जुड़ी हुई थी। यस सर। तो हो सकता है कि इस वक्त भी उस कोचिंग क्लास की कोई ना कोई लड़की एक्टिव हो। यू आर राइट सर। एक काम करो, उन सारी लड़कियों की जन्म कुंडली निकालो, बैंक रिकॉर्ड्स, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स और उनसे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मुझे चाहिए इमीडिएटली। पुलिस टीम ने उस कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाली कुल 250 लड़कियों की एक लिस्ट तैयार की और सभी की डिटेल्स को बारीकी से चेक किया गया। उनके बैंक अकाउंट, मोबाइल पर हुई उनकी बातचीत के रिकॉर्ड्स, पिछले 6 महीनों के दौरान उनके सेल फोन की लोकेशन, इन सभी के बेसिस पर 2 लड़कियां सामने आईं जिन पर इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होने का शक जा रहा था। ये लड़कियां भी आत्महत्या कर चुकी लड़कियों की तरह फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स थीं और पिछले 6 महीनों में कई बार शहर से बाहर गई थी। शालिनी और मेघा सर, उसी कोचिंग में सेकंड ईयर साइंस स्टूडेंट, आपस में सहेलियां भी है और दूसरे विक्टिम्स की तरह वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर भी है। इन दोनों के फोन को सर्वेलेंस पे लो, 24 घंटे नजर रखो इन दोनों पर। यस सर। वेलकम बच्चा लोग। क्या लोग है? तुम्हारा चॉकलेट शेक और तुम्हारा स्ट्रॉबेरी शेक अभी देता हूँ। नहीं अंकल, अभी कुछ नहीं। कोई आ रहा है, अभी साथ में ले ले। हाँ हाँ, बैठो बैठो। चलो बैठते हैं। हाय हाय, हाउ आर यू? वी आर फाइन। फाइन। तू बता कैसी है? कैसे चल रहे हैं स्टडीज? बहुत अच्छी। हेलो। हैप्पी बर्थडे ऋषि। थैंक यू सो मच। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हेलो। हैप्पी बर्थडे ऋषि। सो टाइमिंग छे दीदी। सो रेडी फॉर ट्रीट? या ओके, चले? ओके ओके तुम लोग बाइक पे जाओ, हम लोग ऑटो में आएंगे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। सर, वो लड़का उस लड़की के साथ गांधीनगर एरिया की तरफ बढ़ रहा है। राहुल उनका पीछा कर रहा है। तुम भी अपनी एक टीम लेकर निकलो। हो सकता है इस लड़के के जरिए हम इस पूरी गैंग का पर्दाफाश कर सके। पल पल की खबर चाहिए मुझे। राइट सर। राहुल, तुम उन पर नजर रखो। हम निकल चुके हैं, तो मैं जल्दी ज्वाइन करेंगे। आई एम श्योर उन दोनों लड़कियों को इस लड़के के बारे में कुछ न कुछ पता होगा। क्विक। यस सर।
या कम। ऋषि, तुम्हें ये होटल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हाँ यार, आई नो ये थोड़ा टैकी सा तो है। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे फ्रेंड का होटल है, सो मुझे यहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, और आजकल वैसे भी कड़की चल रही है ना, इसीलिए मैंने यहाँ बर्थडे पार्टी रखी है। और मेरे फ्रेंड आते ही होंगे यहाँ, मैं 1 मिनट उनसे बात करके आता हूँ। हाँ, सिट ना, बैठो। सर ये तो हिमानी है, हेतल की छोटी बहन, वही हेतल जिसकी सुसाइड की खबर हमारे पास सबसे पहले आई थी। ऋषि हिमानी को लेकर कहाँ गया है? सर हमें सच में कुछ नहीं पता सर। सर एक्चुअली इन लोगों का कोई एक ठिकाना नहीं है सर, इन लोगों का नेटवर्क कई जगहों पर फैला हुआ है। चला सर। हिमानी और ऋषि दोनों का नंबर ट्रैकिंग पे रखो। सर। बड़ी देर लगा दी यार इन लोगों ने आते आते। हाँ वेट। हाँ Yes, sir, we are trying our level best. Sir. सर, ये रहा ऋषि और हिमानी का लोकेशन। कलोल से सर। Go and arrest him right now. फरमान। राइट सर, कलोल की तरफ चल, होटल चौक। क्या हुआ? पता नहीं, थोड़ा डिजी सा लग रहा है। हाँ एक्चुअली हो रहा होगा यार, हम इतनी लंबी राइड लेके आ रहे हैं ना धूप में, इसलिए। हाँ शायद। आजा। यही है वो होटल, चल। किधर है वो दोनों? हाँ? किधर है वो दोनों? सर ऊपर रूम नंबर 104 में। ले वाले इसको लेके जाए। मैं न्याज अफगानी के लिए काम करता हूँ सर। पहले मैं एमएमएस बनाकर राहुल को सेंड करता था, लेकिन राहुल के मर जाने के बाद मैं डायरेक्ट एमएमएस अफगानी सर को सेंड करने लगा। अब तक मैंने 7 लड़कियों के साथ एमएमएस बनाए और 4 लड़कों को हायर किया। ये अफगानी एमएमएस का क्या करता है? सर वो मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने कभी पूछा। मैं तो सिर्फ पैसे के लिए करते तो। चंद पैसों के लिए तूने मजबूरों की जान ले ली, जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी। बता बता कौन है अफगानी, कहाँ मिलेगा? सर वो ऐसी आने के बाद सर जो फूट बैठे ना, उसका मालिक है। उठाना फोन, कहाँ अटका है? हाँ जी मालिक, क्या लेंगे आप? तुझे अमीर बनना था मेरे को,
एकदम जल्दी। और ये नाश्ता पानी का दुकान चलाकर अमीर नहीं बन सकता। तो अक्सर अपने दिमाग में तिकड़े में फिरता रहता था अमीर बनने की। फिर एक दिन एक दोस्त ने मुझे अचानक बताया कि वैश्या नहीं, होटल लाइन में उसे कॉल गर्ल कहते हैं। मेरी होटल में रोज आती हैं ऐसी लड़कियां। एक रात का 50-60 हजार रुपया आराम से लेकर निकलती है। मेरी होटल में एक NRI आकर ठहरा है। उसे लड़की चाहिए, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसे कॉल गर्ल नहीं, कॉलेज की यंग लड़की चाहिए, एकदम फ्रेश माल। और ऐसा एक नहीं, ऐसे तो कई आते हैं रोज मेरी होटल में। अगर लड़कियां हो तो लाखों के नहीं, करोड़ों के वारे न्यारे हो सकते हैं। मेरे फूड जॉइंट पे बहुत सारे छोकरे छोकरी आते रहते थे। राहुल भी उन्हीं में से एक था। बड़ा हैंडसम लड़का था राहुल। अक्सर अलग अलग लड़कियों के साथ आता रहता था, उनको खिलाता था, पिलाता था। पैसे नहीं थे उसके पास, तो उधार में ही सब कुछ चलता था। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना राहुल को ही पटाकर उसी की किसी गर्लफ्रेंड को उस होटल पे भेजा जाए, उस NRI के पास। एक दिन का 1 लाख रुपया। मैंने बात की राहुल से। क्या बकवास कर रहे हो आप? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करूंगा? अबे यार, तेरे को कहाँ शादी बनानी है सबके साथ? ऐश ही तो करना है। अब साथ में थोड़े पैसे मिलते हैं तो क्या दिक्कत है? मैंने 10,000 रुपए दिए राहुल के हाथ में, पेश की। बोला और भी दूंगा। राहुल भी लालच में आ गया। मैंने राहुल को छोकरी के साथ होटल में बुलाया। उस MMS को दिखाकर हमने उस छोकरी को उस NRI के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। एक ही घंटे में छोकरी वापस आ गई। मुझे 1 लाख रुपए मिले, इसमें से 25,000 मैंने राहुल को दे दिए। किसी को शक ना हो इसलिए मैं SG हाईवे के पब्लिक फोन से बात करता था, जिसकी एक लाइन मैंने अपनी दुकान में ले ली थी। मेरा और राहुल दोनों का लालच बढ़ता ही गया। मैंने सोचा एक बार हो या बार बार हो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने राहुल को बोला कि और भी लड़कों को ले आए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक एक दिन एक MMS लीक हो गया। ये धंधा जो मैंने इतना दबा छुपा कर रखा था, अचानक से हेडलाइन बन गया। मुझे लगा कि राहुल ही एक ऐसी कड़ी है जिसके जरिए पुलिस मुझ तक पहुंच सकती है। तो मैंने राहुल को ही रास्ते से हटा दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम्हारे चंद रुपयों की लालच ने कितनी जवान जिंदगियां बर्बाद कर दी? कितने परिवार उछाड़ दिए,
इस अपराध की गुत्थी ने सुलझने के बाद भी समाज और प्रशासन दोनों को शर्मसार करके रख दिया। प्रशासन को इसलिए क्योंकि इतना बड़ा गैंग, इतना बड़ा रैकेट ठीक उनकी नाक के नीचे चल रहा था और इसके बावजूद उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। और समाज को इसलिए क्योंकि भाई दूज और रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाने वाला हमारा समाज ऐसे भाइयों, ऐसे बेटों, ऐसे पुरुषों को जन्म दे रहा था जो अपनी बहनों की रक्षा की कस्में खाते हैं लेकिन दूसरों की बहनों के लिए खतरा बन जाते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी बेटियों को खुद अपनी रक्षा करना सिखाएं और बेटों को सीख दें कि वो समाज की दूसरी लड़कियों के साथ भी उसी तरह से पेश आएं, उनके साथ वैसा ही सुलूक करें जैसा वो अपनी बहनों के लिए चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस तरह की कहानी दोबारा कभी देखने को न मिले। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।